हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सीजीबी ऐप हम सब इंजीनियर के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द एक्सपेंशन इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड यूजिंग नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट या फाइननेस टेस्ट। एक्सपेंशन मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज को पूछ रहा है। वॉल्यूम चेंज को हम लोग किस से मेजर करते हैं? तो पहले एक एक करके सब टेस्ट को देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग कंसिस्टेंसी निकालते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब वो मॉइस्चर कंटेंट जिसमें विकेट अपरेटस का जो प्लंजर होता है वो पेनेट्रेट करता है 33 से लेकर के 35 mm टॉप से, या फिर बोल सकते हैं 5 से लेकर 7 mm बॉटम से। जो प्लंजर होता है उसका डायमीटर 10 mm और हाइट होती है 50 mm। ठीक है, तो इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट हमको मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है? लगभग 25 से लेकर 30% बाई वेट ऑफ सीमेंट। टेस्ट करने के लिए आइडियल टेम्परेचर, ये भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, 27 ±2 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 90%। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करते हैं, मतलब मॉइस्चर कंटेंट। ये कंसिस्टेंसी यूज़ होता है हमारा सेटिंग टाइम टेस्ट में भी और साउंडनेस टेस्ट के लिए भी। ठीक है, ये वैल्यू पी से डिनोट करते हैं कंसिस्टेंसी को। ये सेटिंग टाइम में भी यूज़ होता है और साउंडनेस टेस्ट में भी यूज़ होता है। सेटिंग टाइम टेस्ट में हम लोग क्या चेक करते हैं? डिटेरियोरेशन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये भी सेटिंग टाइम भी दो टाइप का होता है, सबको पता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। आगे क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करूंगा ये दोनों का डीप मीनिंग। अभी देख लेते हैं इसमें कि इसमें क्या यूज़ होता है। 1 mm का स्क्वायर नीडल यूज़ होता है और मॉइस्चर कंटेंट इसमें रखते हैं 0.85 पी। ये पी क्या है? यही वाला पी है, यहाँ यूज़ हुआ। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 5 mm का हम लोग एनुलर कॉलर यूज़ करते हैं। इसके लिए भी मॉइस्चर कंटेंट 0.85 पी रखा जाता है। वाटर कंटेंट पेस्ट बनाने के लिए सीमेंट के साथ जो वाटर मिलाते हैं मोटार बनाने के लिए, तो वो वाटर यही है। अगला है फिर अपना साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट मतलब इसमें चेक करते हैं हम लोग वॉल्यूम चेंज को। वॉल्यूम चेंज अपना 0 होना चाहिए आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट, नहीं तो फिर क्या है, ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर वॉल्यूम चेंज हमारा 0 नहीं है तो फिर क्या है, इसका मतलब अनसाउंडनेस है। और अनसाउंडनेस किस किस के कारण आती है? लाइम और मैग्नीशिया। लाइम और मैग्नीशिया के कारण। लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस है उसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग? ली चैटेलियर्स अपैरेटस। ये सब के अपैरेटस का नाम भी अपने को याद रखना है। और मैग्नीशिया के कारण ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव एक्चुअली लैम के लिए भी और मैग्नीशिया दोनों के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, एक होता है ली चैटेलियर्स फ्लास्क, उसको वो किसके लिए यूज होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है? 3.15। ये होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15। चौथा फिर और क्या टेस्ट है? फाइननेस टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करते हैं कि प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है या नहीं हुई है सीमेंट की। फाइननेस अगर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा फाइननेस है उतना ही ज़्यादा हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा, उतने ही रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ओवर ग्राइंडिंग कर देने से एक डिसएडवांटेज ये भी है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। मतलब स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट की जो रेट है वो कम हो जाती है, अल्टीमेटली स्ट्रेंथ उतना ही मिलता है।
रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट भी कम हो जाती है ओवर ग्राइंडिंग से, ठीक है। फाइननेस में हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेज़र करते हैं, तो वॉल्यूम चेंज किस में मेज़र करते हैं पूछा है, तो इसका आंसर इसमें है साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। और बाकी टेस्ट को भी हमने डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, द लेवलिंग ऑपरेशन दैट रिमूव्स हम्स एंड होलोस एंड गिव अ ट्रू यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज कॉल्ड स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रैवलिंग और कॉम्पैक्टिंग। ये जो स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रैवलिंग है, ये तीनों ही फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट के इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट के। कॉम्पैक्टिंग क्या है? कॉम्पैक्टिंग एक ऑपरेशन है जिसमें हम लोग एयर वॉइड को रिड्यूस करते हैं जिससे कि डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी कैसे रिपोर्ट करते हैं? ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में कॉम्पैक्शन को रिपोर्ट करते हैं। इससे क्या है, बियरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ अपना इंक्रीज हो जाता है। कंक्रीट की भाषा में बोलें तो इंट्रैप्ड एयर को हटाते हैं हम लोग। कॉम्पैक्टिंग करने का पर्पस यह है कि इंट्रैप्ड एयर को रिमूव करना है। ये तीनों होता है स्टेप फिनिशिंग के। तो स्क्रीडिंग में क्या करते हैं हम लोग, स्ट्राइक ऑफ करते हैं एक्सेस कंक्रीट को और टॉप सरफेस को हम लोग क्या यूनिफॉर्म बनाते हैं, मतलब ग्रेड प्रॉपर रहे ऐसा। ये मान लो कोई कंक्रीट सरफेस है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक ऑफ करके इसको यूनिफॉर्म ग्रेड बनाते हैं। ये किया, ये उठा हुआ भाग इसको क्या बोलते हैं, हम्प, और ये गड्ढे को क्या बोलेंगे, हॉलो। तो ये हम्प और हॉलो को रिमूव करके हम लोग एक प्रॉपर ग्रेड बना रहे हैं, यूनिफॉर्म ग्रेड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग, ठीक है। और फ्लोटिंग क्या होता है, स्क्रीडिंग के बाद अगला स्टेप, अगर स्क्रीडिंग करने से भी कुछ इरेगुलरिटी हमारी बच जाती है तो उसको हटाते हैं फ्लोटिंग से। और फाइनल स्टेप है अपना ट्रॉवलिंग, फिनिशिंग का फाइनल स्टेप, जिसमें हम लोग स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ट्रॉवलिंग करने के लिए क्या यूज़ होता है हमारा, एक हैंड वुडन का ट्रॉवल यूज़ होता है कुछ इस टाइप का। ये है वुड ट्रॉवल जो यूज़ हो रहा है। ये लोग देखो स्क्रीडिंग कर रहे हैं, इधर ये हम्प है, हम्प हॉलो इधर है, इसको इन लोग स्क्रीड ऑफ करके टॉप सरफेस को स्ट्राइक ऑफ करके इधर से प्लेन बनाते हुए आ रहे हैं लोग, यूनिफॉर्म सरफेस प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेवलिंग ऑपरेशन तो तीनों ही है, लेकिन जिसमें हम पेन हॉलो रिमूव कर रहे हैं एंड गिव ए ट्रू यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस, तो ये किस में मिल रहा है हमको, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीडिंग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। अ सीमेंट बैग वेइंग 50 kg शैल बी टेकन एज, मतलब एक सीमेंट बैग में कितना वॉल्यूम होता है सीमेंट का, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पूछ रहा है एक बैग में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, एक बैग का वेट कितना होता है, एक बैग सीमेंट का वेट यहाँ दिया हुआ है 50 kg, उसका वॉल्यूम कितना होता है 34.7 लीटर। मीटर क्यूब में करें तो 0.0347 मीटर क्यूब, अप्रॉक्सीमेटली इसी को ले लेते हैं 0.035 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। सीमेंट के बारे में और ऑब्जेक्टिव पॉइंट याद रखना है अपने को, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट जैसे कि 50 kg, वॉल्यूम 0.035 मीटर क्यूब, और डेंसिटी इसकी रहती है 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी पीछे डिस्कस किया था 3.15, ये होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी,
1.5 होता है इसका। और साइज ऑफ सीमेंट बैग, साइज ऑफ सीमेंट बैग 0.3 मीटर स्क्वायर, 0.18 मीटर। ठीक है, तो सीमेंट का जो एक बोरा होता है, खाली बोरी, उसका साइज ये है। इतना बात हम लोग को, इतना प्रॉपर्टी सीमेंट का हमको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ यूजिंग सीमेंट मोटार आफ्टर इज मिक्सिंग शैल बी विद इन। मतलब सीमेंट मोटार को मिक्स करने के बाद, सीमेंट और वाटर मिक्स करने के बाद हम लोग उसको कितने देर तक यूज़ कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो बेसिकली मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये लिखा है अपना सीमेंट और वाटर, ये दोनों को हमने मिक्स किया और पेस्ट बना लिया। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे हमने मिक्स किया। कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ये क्या करता है, ये अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देता है। इट स्टार्ट्स लूजिंग प्लास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ से प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट किया, यहाँ तक फुल है। उसके बाद फिर और कुछ टाइम होने के बाद इसमें क्या होता है, इसकी प्लास्टिसिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ लूज़ करना स्टार्ट किया, यहाँ लूज़ करते करते ज़ीरो हो गया, और इसका जो हार्डनेस है वो यहाँ पे मिनिमम रहता है। मतलब यहाँ से हार्डनेस गेन करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ जो ये प्लास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो इसके बाद आप अपने सीमेंट के साथ काम नहीं कर पाओगे। मतलब इसके बाद अपने मसाला के साथ, मोटार के साथ काम नहीं कर पाओगे। इसके पहले ही इतना ही ड्यूरेशन है जिसमें हमको उसको प्लेस करना है। ठीक है, तो अब इनिशियल सेटिंग टाइम देख लेते हैं क्या होता है। द मोमेंट फ्रॉम विच वी ऐड वाटर इन सीमेंट अप टू द मोमेंट इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। इस टाइम स्पान को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, एंड द मोमेंट एट विच वी ऐड वाटर इन सीमेंट एंड इट स्टार्ट्स गेनिंग हार्डनेस इज कॉल्ड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ओपीसी के लिए ये होता है 30 मिनट, और ये होता है 10 घंटा। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में तो सीमेंट मेंशन नहीं किया है, ओपीसी है या फिर आरएचसी है या एलएचसी है, कुछ भी है, तो फिर हम लोग जनरली ओपीसी कंसिडर करके चलते हैं पूरे चैप्टर में। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ यूजिंग सीमेंट मोटार आफ्टर इज मिक्सिंग करने के बाद यहाँ तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और ओपीसी के लिए ये कितना होता है, 30 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5वां नंबर का। इन ए लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो ऑफ 1:1:6 करेस्पॉन्ड्स टू। लाइम सीमेंट प्लास्टर मतलब वही मोटार मतलब क्या होता है अपना, मैट्रिक्स प्लस एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट में आ जाता है अपना सैंड, सुर्खी, साइंडर, ये सब। मैट्रिक्स में आता है अपना बाइंडिंग मटेरियल, जैसे कि सीमेंट, लाइम, जिप्सम, ये सब। तो सीमेंट मोटार मतलब सीमेंट के साथ एडल्ट्रेंट मिलाया, एडल्ट्रेंट यानी कि सैंड, सुर्खी, कुछ भी। लाइम मोटार मतलब लाइन को लिया, कभी कभी दोनों को ले लेते हैं। और जिप्सम मोटार मतलब जिप्सम मिलाया। तो सीमेंट लाइम मोटार, यहाँ लिखा है लाइम सीमेंट मोटार मतलब लाइम और सीमेंट दोनों मिलाया एज ए बाइंडिंग मटेरियल। तो मैट्रिक्स की जगह हो जाएगा लाइम सीमेंट, और एडल्ट्रेंट में हो जाएगा सैंड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल, मतलब बाइंडिंग मटेरियल कौन नहीं है। अभी पीछे हम लोग देखे थे सीमेंट, जिप्सम, लाइम ये सब होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पोज़ोलाना। ठीक है, पोज़ोलाना इसको सीमेंट में मिलाते हैं टू इनहेंस इट्स प्रॉपर्टीज। पोज़ोलाना के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि फ्लाई ऐश, राइस हस्क, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। पोज़ोलाना एक सिलिशियस और एल्यूमिनियस कंपाउंड है, ठीक है, इसको सीमेंट में मिलाते हैं जैसे कि पहले बताया, और इसका जो है खुद का कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन इसको फाइनली ग्राइंड करने पर, मतलब इसका जो फाइननेस बढ़ा देने पर ये CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ से आया, ये हाइड्रेशन के टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है, इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। इसी के रिलीज को हम लोग लीचिंग बोलते हैं, ठीक है, लीचिंग बोलते हैं इसको, जो कि C2S में कम होता है और C3S में ज़्यादा होता है, ठीक है। पोज़ोलाना के और एडवांटेज क्या है, ये भी अपने को याद रखना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कम होती है, क्यूरिंग टाइम को ये बढ़ा देता है, और क्लोरीन और सल्फेट के लिए जो सीमेंट में जो क्लोरीन और सल्फेट अटैक होता है उसको ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्लोरीन एंड सल्फेट अटैक, तो इसको सल्फर अटैक सीमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये मतलब पोज़ोलाना को। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिला के ही अपना सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट या सुपर सल्फेट सीमेंट, उसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाया जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, पोज़ोलाना और पोज़ोलाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत आसान। एज पर IS 456/2000 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाई। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि जैसे कि हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया हुआ है, वो क्या होता है 0.7 रूट FCK। तो आंसर क्या हो जाएगा B। FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% आर एक्सपेक्टेड टू फेल, ठीक है। नेक्स्ट अपना, फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट, ये M कैपिटल, फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट द मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें M20 का पूछा है, अपने को क्या है सबका याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में और दूसरे से भी आ सकता है। क्या क्या ग्रेड होते हैं, M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25। इसका क्या होता है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 से याद रख लेना है, 1:5:10। फिर एक एक कम करते चलेंगे, 5 को 4, 4 2 जा 8, एक कम किया 3, 3 2 जा 6, फिर एक कम किया 2, 2 2 जा 4, फिर इस बार आधा कम करना है 1.5, तो ये 1.5 2 जा 3, फिर इधर आता है 1:1:2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, M20 का पूछा था, 1, 1.5, 3, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। इसमें M का मतलब है मिक्स और 5 का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² में, 28 दिन का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इसका आंसर है 1:1.5:3। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लम टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन। स्लम टेस्ट किया जाता है वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए, और क्या क्या टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, VBE टेस्ट और फ्लोटेबल टेस्ट। ये 4 मेजर टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। वर्केबिलिटी होती है ईज ऑफ वर्किंग विथ कंक्रीट, ठीक है। स्लम टेस्ट करते हैं मीडियम से हाई वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है। इसमें एक टैंपिंग रॉड यूज होता है जिसका डायमेंशन होता है जैसे कि डायमीटर उसका होता है 16 सेंटीमीटर, 16 mm का, सेंटीमीटर नहीं 16 mm,
और उसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। स्लम्प इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा स्लम्प वैल्यू रहेगा उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी रहेगी। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है। तो स्लम्प टेस्ट में जो हम लोग स्लम्प वैल्यू गेन करते हैं उसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। ये अपना है फ्रस्टम कोन, इसमें हमने भरा है कंक्रीट। पहले शुरू में क्या होता है, रिएक्शन कंक्रीट को सपोर्ट करके रखा होता है। ये लग रहा है रिएक्शन, ये है सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट। तो अभी रिएक्शन लग रहा है, इस कारण से क्या है कंक्रीट सेटल नहीं हो रहा है, सब्सिडाइज नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिर इसको, ये देखो ये इसको लिफ्ट कर दिया, ये इसको ऊपर उठा दिया। तो जब हम लोग इसको ऊपर उठा देते हैं तो रिएक्शन हमारा ज़ीरो हो जाता है, रिएक्शन रिमूव हो जाता है। फिर कंक्रीट अपने वेट को यूज़ करता है सब्सिडाइज होने के लिए। ठीक है, रिएक्शन रिमूव हुआ, कंक्रीट सब्सिडाइज हुआ बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। अब अगर कंक्रीट के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा वेट अपना यूज़ करेगा। ठीक है, सब्सिडाइज करने के लिए ज़्यादा वेट यूटिलाइज होगा। तो इसका मतलब ज़्यादा वेट यूटिलाइज होगा तो फिर ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगा और ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी। ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी। स्लम्प वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्केबिलिटी। और ये जो शेप बना है, शेप स्लम्प का जो शेप बना है ये हमको कोहेजन बताता है। ठीक है, इसको भी देखेंगे अभी। इसमें क्या किया, कंक्रीट को 3 लेयर में टैम्प करते हैं। पहला लेयर 25 ब्लो, दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये उठा दिया, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसको सीधा रखें या उल्टा भी रख सकते हैं, दोनों में जो भी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग स्लम्प वैल्यू। तो अगर इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सब्सिडाइज करेगा, ज़्यादा वेट यूज़ करेगा, तो ये यहाँ बनेगा। तो स्लम्प वैल्यू उस केस में ज़्यादा आएगी, ज़्यादा वर्केबिलिटी ज़्यादा स्लम्प वैल्यू। ये पहले लिखा मैं, ज़्यादा वर्केबिलिटी ज़्यादा स्लम्प वैल्यू। तो ये इसमें कोहेजन क्या है, कम रहेगा। तो इस स्लम्प को हम लोग मेज़र करते हैं mm में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और पीछे हम लोग अभी मैं बताया था कि स्लम्प वैल्यू बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्केबिलिटी को और शेप बताता है कोहेजन को। तो ये जैसे कि अपना कोन है, लिफ्ट करने के बाद शेप हमको मिला ये। एक और केस में शेप थोड़ा सा इससे ऊपर, स्लम्प वैल्यू कम। और तीसरा वाला मिलता है ये, इसको बोलते हैं ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प। और ये ज़्यादा सब्सिडाइज हो गया तो इसको बोलते हैं कोलैप्स। ठीक है, इसमें क्या है, कोहेजन है, इसको बोलते हैं कोहेसिव। ठीक है, शेप हमको कोहेजन बता रहा है। ये इसमें क्या है, नॉन कोहेसिव, इसलिए ये सब्सिडाइज कर गया। और इसमें लेस कोहेसिव देन ट्रू, लेस कोहेजन देन ट्रू स्लम्प। तो ये था वर्केबिलिटी के बाद स्लम्प टेस्ट का। किससे रिपोर्ट करते हैं, mm में रिपोर्ट करते हैं। एक पॉइंट और हमको देखने को मिला कि फ्रिक्शन ज़्यादा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स फॉर कंक्रीट इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ विच पैरामीटर। किस पैरामीटर की जानकारी हम लोग लेते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग परफॉर्म करके। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बहुत सारे होते हैं, मेनली हम लोग दो ठो देखते हैं। एक होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और एक होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट। पुल आउट टेस्ट और रेडियोग्राफी टेस्ट और भी होता है, लेकिन अभी ये दो को देखते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट भी होता है,
लेकिन अभी ये दोनों को देखते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ये किसके लिए करते हैं? हार्डन्ड कंक्रीट के लिए करते हैं। इसमें हम लोग वेलोसिटी को मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पल्स की। ये है जैसे कि एक कंक्रीट ब्लॉक लिया है, इसमें कंक्रीट ब्लॉक लिया है और इससे हम लोग वेलोसिटी को इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पल्स को पास कराते हैं, तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, एक तरफ लगा होता है ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर, दूसरी तरफ लगा होता है रिसीविंग ट्रांसड्यूसर। तो वेलोसिटी को ट्रेवल करने का जो टाइम है, अगर वो ज़्यादा रहेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है मतलब ये कंक्रीट अपना ड्यूरेबल है। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है मतलब ये ड्यूरेबल है। प्रिंसिपल क्या फॉलो होता है इसमें? प्रिंसिपल इसमें ये फॉलो होता है कि वेलोसिटी जो है अपना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, ये फंक्शन होता है डेंसिटी का और इलास्टिसिटी का। कौन सी इलास्टिसिटी? डायनेमिक मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या हमको बता रहा है? ये हमको तो क्वालिटी बता रहा है। और इलास्टिसिटी से क्या हमको पता चलता है? स्टिफनेस। स्टिफनेस यानी कि स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ पता चल गया, ड्यूरेबिलिटी पता चल गया, इसकी क्वालिटी पता चल गई, तो ये सब हम लोग मेज़र करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के हेल्प से, ये सब पैरामीटर मिल जाता है। दूसरा ये टेस्ट है अपना रिबाउंड हैमर टेस्ट। इसमें क्या हम करते हैं, ये जो प्लंजर है इसको प्लेस करते हैं जिस भी सरफेस का अपने को टेस्ट करना है स्ट्रेंथ को, वहाँ प्लेस करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग रीडिंग नोट करते हैं इसमें कि कितना एनर्जी रिबाउंड कर रहा है, ये हमको पता चलता है। इस वैल्यू को फिर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि फिर हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रहा है। ठीक है, फिर इससे हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाता है। इस मेथड का, इस टेस्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि इससे अलग अलग वैल्यू मिलती है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे रखा एग्रीगेट के ऊपर, अगर ये पड़ गया अपना प्लंजर तो कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, अगर मोटार के ऊपर लगा तो अलग वैल्यू मिलेगी, तो ये वेरी करता है इसमें रीडिंग, तो ये इसका एक ड्रॉबैक रह जाएगा। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से कौन कौन से पैरामीटर की जानकारी मिलती है? तो स्ट्रेंथ की भी जानकारी मिलती है, ड्यूरेबिलिटी की भी जानकारी मिलती है डेंसिटी के थ्रू, और इलास्टिसिटी की भी जानकारी मिलती है, डायनामिक मॉडल्स इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ऐसे ही डिटेल में, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होगा वो दूसरे एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।